त्रिशूल एजुकेशन में पुनः आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनोद मिया। आज हम डिस्कस करने वाला है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। कि आंकड़ों का जो प्रस्तुतिकरण है वो सांख्यिकी में किन किन विधियों के द्वारा, किन किन तरीकों से किया जा सकता है। तो गत जो पहला हमारा आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण का वीडियो था उसमें 3 मेथड मैंने आपको संक्षेप में बताए थे, और जो पूरा मेरा फोकस था उसमें वो था सारणीयन किसे कहते हैं या सारणी किसे कहते हैं, सारणी का क्या उद्देश्य होता है, सारणी का महत्व और लाभ था। तो आज दूसरे वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के पहले मेथड की बात करेंगे। उसके बाद दूसरे मेथड अर्थात सारणीयन के बारे में बात करेंगे कि सारणी के कौन कौन से अंग होते हैं, अर्थात एक अच्छी सारणी के कौन कौन से अंग होने चाहिए। उसका एक उदाहरण भी मैंने यहां पर लिख रखा है जिससे कि आसानी से ये बात आपकी समझ में आ जाए। तो आज की पढ़ाई हम क्या करते हैं, आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के तरीके से शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन सूचना का जो बटन दे रखा है उसको भी ऑन कर लीजिए। और जिन साथियों ने पहले ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के तरीके में पहला जो तरीका है वो आता है पाठ्य विषयक या वर्णनात्मक प्रस्तुतिकरण। जैसे कि आप किताब पढ़ते हैं उस तरीके से आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है। इसका एक उदाहरण यहां पर मेरा लिखा हुआ है। पूरा का पूरा जो उदाहरण है वो कैसा है, काल्पनिक है। उदाहरण देखिए कैसा है। 15 मार्च 2008 को पेट्रोल की कीमतों में भारी वृद्धि के कारण भारत बंद के दौरान भारत के अलग अलग राज्यों में लगभग 500 पेट्रोल पंप बंद रहे। 500 पेट्रोल पंप बंद रहे, मात्र 100 खुले रहे। 1 लाख बस ट्रकों में मात्र 500 सड़कों पर चलते दिखे। 1000 स्कूल बंद रहे, 30 स्कूल खुले रहे। पिछले दिनों की तुलना में हॉस्पिटलों में ओपीडी में मात्र 10% मरीज दिखे। तो इस प्रकार से जो यहां पर आंकड़े दिख रहे हैं आपको, पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि के कारण जो भारत बंद रहा उसका प्रभाव जो दिख रहा है, कहां कहां दिख रहा है, स्कूलों पे दिख रहा है, पेट्रोल पंपों पे दिख रहा है, सड़क पे चलने वाली गाड़ियों बसों पे दिख रहा है। तो उसका जो डेटा है हमने भले अंकों में भी लिखा हुआ है लेकिन उसका वर्णन किया है, जैसे किताब पढ़ते इस प्रकार से लिखा है। तो इस प्रकार से यदि आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है इस ढंग से तो क्या कहेंगे, इसको पाठ्य विषयक या वर्णनात्मक प्रस्तुतिकरण। लेकिन ये प्रस्तुतिकरण कब किया जा सकता है, इसकी सीमा है। जबकि आंकड़े बहुत कम हो तभी जाके इसका प्रयोग कर सकते हैं। कहने का मीनिंग है कि इसका यूज हम तब कर सकते हैं जबकि आंकड़ों का परिमाण कम हो, आंकड़ों का परिमाण या आंकड़ों की संख्या कम हो। लेकिन यदि ज्यादा हो गई तो फिर क्या होगा, ये तो पूरी किताब लिखनी पड़ेगी, ठीक है। ये तो पूरी गीता बन जाएगी, पूरी गीता जैसी मोटी किताब बन जाएगी, ठीक है। और जिससे किस निष्कर्ष तक पहुंचना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, जो कि मकसद किसका है, सांख्यिकी का है। तो इस प्रकार से वर्णन किया जाता है। ये मात्र एक उदाहरण है, ठीक है। इससे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम केवल वर्णन के द्वारा इस प्रकार से आंकड़ों को दर्शाते हैं। और इस विधि को कहते हैं पाठ्य विषयक या वर्णनात्मक प्रस्तुतिकरण। ओके, तो आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण का दूसरा तरीका है, यदि आंकड़े क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो उसका दूसरा तरीका क्या है, वह है आंकड़ों का सारणीकरण। अर्थात जिसे हम सारणीयन कहते हैं कि आंकड़ों को क्या करते हैं, तालिका के रूप में दर्शाते हैं, दिखाते हैं, उसे ही कहते हैं सारणीयन, ठीक है। उसे ही कहते हैं तालिका, उसे इंग्लिश में कहते हैं टेबल, ठीक है। तो यहां पर बात आ रही है दूसरे उसमें, क्योंकि सारणीयन किसे कहते हैं इसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, लेकिन उससे भी आगे बहुत कुछ है। तो इसमें हम आपको क्या बताएंगे कि आंकड़ों का सारणीकरण तथा सारणी के अंग। तो आंकड़ों को यदि क्या करते हैं, सारणी में दिखाते हैं, टेबल में दिखाते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, सारणीकरण कहेंगे, ठीक है। और जो पहले आंकड़े हमने दिखाए, ठीक है, ये था पाठ्य विषयक या वर्णनात्मक तरीका, किताब की तरफ पढ़ना है। तो एक अच्छी सारणी के कौन कौन से अंग होने चाहिए,
सारणी मेरे बगल में बना रखी है, अभी वहां पर चलेंगे कि एक अच्छी सारणी के कौन कौन से अंग होने चाहिए, जैसे शरीर है मनुष्य का, ठीक है, तो सही ढंग से सलामती के लिए शरीर में कौन कौन से अंग होने चाहिए, तो भगवान ने सारे अंग बना रखे भैया। अब हाथ कट गया तो अंग काम कैसे करेंगे सही ढंग से, ठीक है, पैर कट गया, कुछ खराब हो गया, तो इसी प्रकार से एक अच्छी सारणी के मुख्य मुख्य अंग कौन होते हैं जो कि सांख्यिकी वेताओं ने बना रखे हैं, आज उनकी यहां पर हम बहुत ही डिटेल में चर्चा करेंगे। तो देखिए कौन कौन से अंग है। पहले आता है नंबर 1 आता है सारणी संख्या। सारणी संख्या अभी यहां पे बताया जाएगा कहां पर आएगा। दूसरा नंबर पर आएगा शीर्षक टाइटिल। तीसरे नंबर पर आएगा उपशीर्षक या इसे कहते हैं स्तंभ शीर्षक कैप्शन, ठीक है, या इसको हम कहेंगे कॉलम हेडिंग इंग्लिश में। अगला है अवशीर्ष या पंक्ति शीर्षक स्टब्स आता है। अगला है सारणी का मुख्य भाग बॉडी ऑफ द टेबल। अगला जो भाग है वह है माप की इकाई यूनिट ऑफ मेजरमेंट, आपने क्या ले रखा है। और सातवां है स्रोत और अंतिम आठवां आता है टिप्पणी। तो इस प्रकार से 8 जो अंग हैं वो किसी सारणी के अंदर होने चाहिए, तभी जाके हम कह सकते हैं कि यह जो सारणी है अपने आप में परफेक्ट है। तो जब हम सारणी बनाते हैं या सारणीयन किया जाता आंकड़ों का, तो इन बातों 8 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अब देखिए सबसे पहले हमने बात की कि सारणी संख्या। अब सारणी संख्या क्यों देनी पड़ती है, जैसे आप की कोई परीक्षा होती है तो उसमें क्या होता है कि प्रत्येक जो कैंडिडेट होता है उसको अलग अलग रोल नंबर जारी किया जाता है। क्यों किया जाता है? प्रत्येक की अलग अलग पहचान के लिए, प्रत्येक की आइडेंटिटी को जानने के लिए, इसलिए प्रत्येक सारणी का नंबर होता है। क्योंकि सारणियों की संख्या जब ज्यादा होगी तो नंबर तो देना ही पड़ेगा, जिससे पता चलेगा कि कौन सी सारणी में क्या दिखाया गया है। इसलिए सारणी की पहचान होगी सारणी संख्या से। तो सबसे पहले हमने कहा सारणी संख्या लिखी जाएगी सारणी में, और वो भी कहां लिखी जाएगी, ये जो हमारी सारणी बना रखी है पूरी, ये सबसे ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है, ये सारणी यहां ऊपर लिखा जाएगा। उसके बाद जब हमने सारणी संख्या हमने 1 लिखा, ठीक है, 1 लिखा, कहीं आप देखेंगे 4.5 3.5, अर्थात किताबों में क्या होता है एक तरफ से सारणी यदि बहुत सारी आ रही है तो एक तरफ से शुरू हुआ तो जहां तक बढ़ती चली जा रही है वहां तक उनकी संख्या लिखी जाती है। तो हम हमारे पास यदि हमने क्या करना है, सारणी हमारे पास 2 है तो हम क्या करेंगे 1 और 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, या एक अगली को 1.2 भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर सारणी जो संख्या है वो क्या करती है, सारणी की पहचान को बताती है कि कौन सी नंबर की टेबल है, ठीक है। तो आदमी वहीं पहुंचेगा यदि उसे इस विषय के आंकड़े जानने हैं। तो ये तो हो गया सारणी संख्या, सबसे ऊपर लिखी जाएगी। अगला आता है दूसरा शीर्षक टाइटिल, ठीक है, सारणी संख्या के साथ ही टाइटिल लिखा जाएगा, अर्थात शीर्षक लिखा जाएगा कि किस विषय के बारे में आंकड़े दिखाए जा रहे हैं ये वाले। तो शीर्षक क्या होगा, सारणी संख्या के अर्थात इस टेबल के ऊपर लिखा जाएगा। जैसे ये है लिंग एवं स्थिति के आधार पर श्रमिकों एवं गैर श्रमिकों के आधार पर भारत की जनसंख्या किसमें है, करोड़ों में। यह है टाइटिल या शीर्षक, ये भी सारणी के ऊपर लिखा जाएगा। तो टाइटिल कैसा होना चाहिए, शीर्षक कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 6 लाइन लिख दी, तो 6 लाइनों को लिखने से इसके अंदर हम क्या क्या बताया जा रहा है वो तो सारा लाइनों के अंदर ही चला जाएगा, ठीक है। तो हमेशा जो टाइटिल होता है, आपने देखा होगा जो पाठ है आपके पास, उन पाठों का नाम कैसा रहता है, छोटा रहता है। ऐसा नहीं रहता है पाठों का नाम कि 5 पेज में चला जाए, 5 लाइनों में चला जाए, एक छोटा सा शीर्षक दिया रहता है, बाकी सब उसके अंदर कवर होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो तालिका या टेबल या सारणी का जो शीर्षक होगा दूसरे नंबर पर, वो क्या होगा, छोटा होगा, संक्षिप्त होगा, बोधगम्य होगा, जिसे पढ़कर आसानी से संपूर्ण सारणी के बारे में जाना जा सकता है। तो ये भी हमने कह दिया सारणी संख्या के बाद इसको ऊपर इसका लिखा जाएगा। ये तो हो गई आपका शीर्षक। तीसरा आता है उपशीर्षक, या इसको कहते हैं स्तंभ शीर्षक कैप्शंस। अभी स्तंभ शीर्षक कैसे होते हैं, देखिए अब ये जो खड़ी लाइनें हैं इस प्रकार से, ठीक है, जितनी भी खड़ी लाइनें हैं ये कहलाती हैं कॉलम या स्तंभ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, स्तंभ या कॉलम कहलाती हैं। तो अब देखिए पहला दूसरा, ठीक है, ये हो गया तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है। तो इनके भी हमने क्या कर रखे हैं, शीर्षक लिखे हुए हैं।
यहाँ पे क्या लिखा हुआ हमारा, अवस्थिति लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, अवस्थिति लिखी हुई है, लोकेशन लिखी हुई है, यहाँ पर लिंग लिखा है, ये उपशीर्षक है, ठीक है जी। ये श्रमिक लिखा है, ये उपशीर्षक है, ठीक। ये गैर श्रमिक है, ये क्या है, उपशीर्षक है। ये क्या है, योग है, ये क्या है, उपशीर्षक है, जबकि मुख्य शीर्षक तो ये है। लेकिन स्तंभों में जो ये लिखा रखा है, यहाँ पे हमने देखा उसने लिंग दिखा दिया, तो इसके नीचे क्या क्या आएगा, बात अलग है। इसके नीचे ये आने वाला, ये आने वाला, ये वाला। तो इस प्रकार से देखिए, ये होगा हमारा उपशीर्षक, या इसे स्तंभ शीर्षक भी कहते हैं, क्योंकि ये स्तंभ है खड़े वाले लाइनों में, ठीक है। एक दो, ये तीन हो गया, एक दो तीन, इस प्रकार से। और यहां पर देखिए, उपशीर्षक या स्तंभ शीर्षक के अंदर भी एक शीर्षक, इसके अंदर फिर क्या हो गया, एक अगला शीर्षक भी आ गया, क्योंकि हमने श्रमिकों को तीन भागों में बांट दिया, मुख्य श्रमिक, आंशिक श्रमिक, और फिर उनका योग कर दिया। ओके, तो ये अर्थात जो खड़े खड़े में लिखे हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये उपशीर्षक या स्तंभ शीर्षक कहलाते हैं। इनको लिखना भी क्या है, टेबल के अंदर जरूरी है, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि हम नीचे किसका डेटा दिखाने वाले हैं। अगला है चौथा, अवशीर्ष या पंक्ति शीर्षक, स्टब्स। अब पंक्ति शीर्षक क्या होता है, अब देखिए पंक्ति पड़ी लाइनों को, अर्थात ये जो लाइनें पड़ी इस प्रकार से, ठीक है, जैसे कॉपी में क्या होती है, लाइनें पड़ी होती है, इसको कहते हैं पंक्ति, ठीक है। तो पंक्तियों के शीर्षक देखिए, ये बाईं तरफ आता है, पंक्तियों के शीर्षक क्या होता है, बाईं तरफ आता है। जैसे हमने लिख दिया कि ग्रामीण, शहरी, ठीक है, ग्रामीण और शहरी, फिर उसका योग कर दिया। फिर इससे आगे चलेंगे तो यहाँ लिख दिया मैंने पुरुष स्त्री, फिर योग, पुरुष स्त्री योग, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये बाईं तरफ जो आता है पंक्तियों के शीर्षक, ये वाले और ये वाले, ठीक है, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले, या ये क्या कहलाते हैं बच्चों, ये कहलाते हैं अवशीर्ष या पंक्ति शीर्षक, इसे कहते हैं। अर्थात ये हेडिंग है जो इधर लिखी हुई है, ठीक है जी, ये पंक्ति में है, देखो पंक्ति की तरफ, और ऊपर वाली हमने आपको बताया स्तंभ वाली, ठीक। तो उनके बारे में आगे क्या क्या दिखाया जाएगा, आपको बताया जाएगा। सारणी का मुख्य भाग 5वें नंबर पर आता है। सारणी का मुख्य भाग क्या है, बॉडी ऑफ द पार्ट। अर्थात सारणी का मुख्य भाग का मीनिंग है कि सारणी में क्या दिखाना चाहते हैं, क्या प्रदर्शित करने चाहते हैं। तो सारणी का मुख्य भाग ये वाला है कि जिसमें हम वास्तविक रूप से आंकड़े दिखा रहे हैं। किसके आंकड़े दिखा रहे हैं, कि लिंग एवं स्थिति के अनुसार श्रमिकों और गैर श्रमिकों के आधार पर भारत की जनसंख्या। तो मुख्य भाग में आंकड़े आते हैं, ठीक है, समंक आते हैं, डेटा आता है, ठीक है। तो वह क्या कहता है कि सारणी का मुख्य भाग होता है बॉडी ऑफ द पार्ट। ओके, ये अगला आ गया। देखो छठवां आता है माप की इकाई, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अर्थात आप जो ये श्रमिका इधर गिन रहे हैं, इनकी संख्या आपने किस में लिखी हुई है, अभी तो यहां पर क्या है, जनसंख्या है। तो हमने माप की इकाई ले रखी है करोड़ में, किसमें माप रहे हैं, करोड़ में। और यदि अनाजों का उत्पादन होता तो हो सकता है कि टन में लिखना पड़ता, किसमें लिखना पड़ता, टन का। कपड़े का होता तो मीटर में लिखना पड़ता, ठीक है। पेट्रोल का होता तो लीटर में लिखना पड़ता, ठीक है। आंकड़ों के हिसाब से क्या करना पड़ता है, माप की इकाई निर्धारित करनी पड़ती है। सातवां आता है स्रोत। अर्थात जो आंकड़े यहां पर हम दर्शा रहे हैं, ठीक है, एक टेबल तो मेरी पूरी काल्पनिक बना रखी है, ठीक है, समझाने के लिए काल्पनिक बना रखी है, वास्तविक नहीं है। लेकिन यदि टेबल में ये आंकड़े आ रहे हैं, ठीक है, तो कहां से लाए इन आंकड़ों को, ठीक है, उसका स्रोत लिखना पड़ेगा। अब देखो स्रोत माना, बाद में मैं मान लिया कि ये जो आंकड़े हमने लिए हैं, ये ले लिया मैं जनगणना 2011 के, जो भारत का सेंसस हुआ था 2011 में, उससे हमने ये आंकड़े लिए हैं। तो जो आंकड़ों का स्रोत होगा वो नीचे लिखा जाएगा यहाँ, ठीक है जी, इस टेबल के यहां नीचे लिखा जाएगा, ठीक है। अगला है देखिए टिप्पणी, ठीक है, नोट लिखना है इस पूरे के बारे में, तो टिप्पणी भी नीचे ही आएगी, ठीक है, ये नीचे, इसके नीचे आ जाएगी, मेरे भले आगे लिखी हुई है। टिप्पणी में क्या लिखना है, जैसे संख्याएं क्या है, निकटतम पूर्णांक करोड़ में गिनी गई हैं। अर्थात कुछ चीजों के बारे में जैसे आंकड़े दे रखे हैं 15, 5, 20, 10, 30, इस प्रकार से पता नहीं चलता है कि भाई ये 3 है या 15 है या कुछ भी संख्या है। तो 15 ऐसा तो हो नहीं सकता है कि बिल्कुल 15 ही किसी चीज का मान आ रहा होगा, ठीक है, 15 करोड़ ही आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे तो हो सकता है कि यार 15 से नीचे भी तो आ सकता है, ठीक है, कि 14.3 करोड़ हो गया, ठीक।
तो लेकिन हम उसको आगे लेके और पूर्णांक में हमने उसको कर दिया, तो व्यक्ति को पता चल जाएगा कि सारी संख्याएं जो थी निकटतम पूर्णांक में लाई गई हैं। ऐसे पूर्णांक में ऐसा नहीं होगा कि 11.1 हो गया और आपने उसको 11.1 को सीधे 15 दिखा दिया। 11.1 को आप 11.5 या 12 पे ले जा सकते हैं, ठीक है, या 11 ही रख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए सारणी के 8 अंग हो गए। तो 8 अंग हम बता चुके हैं आपको कि पहले सारणी संख्या, ठीक है, फिर यहां पर उसका टाइटल हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, ये स्तंभ शीर्षक हो गए, ये स्तंभों में लिखे हुए हैं, ठीक है जी। उसके बाद पंक्ति शीर्षक हमने आपको बता दिया, पंक्ति शीर्षक लिखा जाएगा, ठीक है। और ये वाले स्तंभ शीर्षक, अवशीर्ष, पंक्ति शीर्षक, सारणी का मुख्य भाग जिसमें ये आंकड़े दिखाए गए हैं, इस सारणी का मुख्य भाग कहलाएगा। माप की इकाई क्या है, अर्थात यहाँ पर जनसंख्या के आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, तो इसलिए हमने मान लिया जनसंख्या करोड़ों में। उसके बाद हमने कहा स्रोत आंकड़े ये कहां से आए, स्रोत नीचे लिखा जाएगा, जनगणना 2011, ठीक है, आंकड़े, क्योंकि जब भी हम किसी टेबल को पढ़ते हैं तो उसके नीचे लिखा रहता है आंकड़ों के स्रोत, अर्थात वो आंकड़े कहां से आए, ठीक है जी। और उसके बाद टिप्पणी कि जो इस भाग में स्पष्ट नहीं हो रही है उसके बारे में यहाँ टिप्पणी लिखनी है, कि जैसे हमने बताया कि यहाँ पर 15 करोड़ आया, ठीक है, हो सकता है कि ये 14.5 करोड़ रहा होगा, लेकिन हमने क्या कर दिया कि इसको पूर्णांक में लाने के लिए इसको 0.5 करोड़ आगे बढ़ा दिया, तो क्या हो गया, वो 15 करोड़ हो गया, तो इसके बारे में यहां लिख दिया, ठीक है। नहीं तो पता नहीं चलता कि ये 15 ही आया, क्योंकि 15 एग्जैक्ट हमेशा नहीं आता है, ये 5 ही आता है इस प्रकार से। अब देखिए, अब इसमें क्या बताया गया सारणी में, देखो भाई, इसमें ग्रामीण और शहरी दो स्थितियां बताई गई हैं, किसके अनुसार, स्थिति के अनुसार, लोकेशन के अनुसार, क्योंकि जो श्रमिक है गांव में भी रहते हैं काम करने वाले, और कहाँ रहते हैं, शहरों में भी रहते हैं, तो ग्रामीण की बात कर दी और शहरी की बात कर दी, ठीक है, ये स्थिति के अनुसार है, और स्थिति या लोकेशन के अनुसार है। दूसरा है लिंग, लिंग में देखा हमने पुरुष, स्त्री और युग, ठीक है, लिंग में स्त्री और पुरुष और युग। श्रमिक क्या दिखाया हमने, मुख्य श्रमिक अर्थात मेन श्रमिक कितने हैं, ठीक है, उनके आंकड़े नीचे लगा दिए। आंशिक रूप से श्रमिक कितने हैं कि जो कुछ दिन काम कर पाते हैं, और फिर उनका योग कर दिया। तो देखिए पुरुष ग्रामीण में क्या है कि 15 करोड़ क्या है मुख्य श्रमिक हैं, और 5 करोड़ क्या है आंशिक रूप से श्रमिक है, फिर 15 5 20 इन दोनों का जोड़ यहाँ पर कर दिया। एक को समझना, बाकी सब उसी अनुसार कर रखे हैं। अगला गैर श्रमिक, जो बिल्कुल श्रमिक नहीं है, ठीक है जी, श्रमिक है ही नहीं अर्थात बेरोजगार हैं, तो इनकी संख्या हमने मान ली 10, ठीक है जी। तो इसका योग यहाँ पे आया 20, अर्थात 1 2 20 हो गया, ठीक है, 20 में 10 जोड़ा तो टोटल ग्रैंड टोटल हो गया 30, ठीक है। टोटल श्रमिकों की संख्या कहाँ, ग्रामीण इलाके में पुरुषों की टोटल संख्या कितनी हो गई, अर्थात जो क्या है मुख्य श्रमिक, आंशिक श्रमिक, अर्थात श्रमिक भी हैं और गैर श्रमिक भी हैं, उन सबको जोड़ा और ये हो गया 30 करोड़, ठीक है जी। ऐसे ही महिलाओं की बात करते हैं, तो महिलाओं में हमने क्या कर दिया, स्त्री में कि कितने हैं मुख्य श्रमिक, ठीक है, पूरे गांव की बात हो रही है, 7 हैं, 7 करोड़ हैं या 3 करोड़ हैं, 7 3 10 करोड़ हो गया, ठीक है। और जो श्रमिक नहीं है, ठीक है, वो कितने हैं, 30 करोड़ मान लिया, तो 30 में 10 जोड़ा तो कितना हो गया, 40 करोड़ हो गया, कितना हो गया, 40 करोड़ हो गया। उसके बाद क्या कर दिया, इसका इसका यहाँ पे जोड़ कर दिया, ठीक है, फिर इसका इसका यहाँ पे जोड़ कर दे, इसका जोड़ इसके बराबर जाएगा, ठीक है, फिर इसका जोड़ करेंगे तो ये 70 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से एक ग्रामीण जो पुरुष और महिलाएं हैं कि जो क्या हैं कि श्रमिक हैं और जो गैर श्रमिक हैं, इनका डेटा को दिखाया गया, इनके आंकड़ों को इस सारणी में प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जब हमने एक को जान लिया तो दूसरा भी इसी प्रकार से चलेगा आगे। फिर अगला क्या होगा, देखो यहाँ पे हमने कुल टोटल कर दिया, ठीक है, इसको हम तो पहले समझा चुके हैं। अब देखो पुरुष यहाँ पे आए 20 करोड़, अभी 20 कहां से आया, देखो पुरुष को गिनना है दोनों को, अर्थात अब ग्रामीण और शहरी दोनों हम एक साथ गिनेंगे। 15 करोड़ कहां के हो गए, गांव के पुरुष हो गए, ठीक है, और शहर के महापुरुष कितने हो गए, 5 करोड़, तो 15 और 5 20 हो गया। फिर हमने गांव की महिलाएं कितनी है, 7 करोड़, शहर की महिलाएं कितनी है, 1 करोड़, एक 8 करोड़, ठीक है, तो 20 और 8 28 करोड़। तो जिस प्रकार से मैंने एक आपको बता दिया उसी प्रकार से अन्य भी निकाले जाएंगे। फिर इनका और इनका जोड़ करके कितना होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि हम इसका योग यहां कर रहे हैं,
तो इसका और इसका योग इतना, अर्थात 39 करोड़ हो गया। ओके, इतनी बात समझ में आ रही होगी। फिर इसको इसमें जोड़ेंगे तो टोटल संख्या हमें मिलेगी 95 करोड़। ठीक है, कि जो क्या कर रही है कि श्रमिक और गैर श्रमिकों के आधार पर भारत की जनसंख्या को ये टेबल बतलाने का काम कर रही है। तो इस प्रकार से एक टेबल का यह उदाहरण है कि जिसमें सारे पॉइंट मैंने डिस्कस किए। कौन कौन से पॉइंट हमने डिस्कस किए कि टेबल पे जाकर देखना है कि पहले होगा क्या होगा, टेबल में सारणी संख्या होगी, फिर क्या होगा, उसका शीर्षक होगा, टाइटिल होगा, टाइटिल बताया छोटा होना चाहिए जो कि आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है जी, टाइटिल ऊपर लिखे जाता है हमेशा से। अगला है उप शीर्षक या स्तंभ शीर्षक। ये हमारे ये इस प्रकार से स्तंभ खड़ी जो इस प्रकार से खड़े कर रखे लाइन, तो ये स्तंभ शीर्षक है, ये स्तंभ का शीर्षक है, ये है। ठीक है जी, तो ये स्तंभ शीर्षक हो गया। उसके बाद इधर पड़ी लाइनों में इधर देखते हैं ग्रामीण, शहरी, कुल, तो इस प्रकार से ये पंक्ति पुरुष स्त्री, यो पुरुष स्त्री, इस प्रकार से। तो इसे बोलेंगे कौन सा शीर्षक, पंक्ति शीर्षक, या इसको अच्छी तरह से याद भी रख लेंगे, अवशीर्ष या पंक्ति शीर्ष के नाम, शीर्षक के नाम से जाना जाता है। सारणी का मुख्य भाग, सारणी का मुख्य भाग जिसमें आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, यहां से स्टार्टिंग है। ठीक है जी, ये पूरा का पूरा जिसमें कि जो क्या है, श्रमिकों ने मजदूर हैं, कौन से, ये वाले श्रमिक और गैर श्रमिक, उनका जो आंकड़े दिखाए गए हैं टोटल, वो सारणी का क्या है, मुख्य भाग है। माप की इकाई, जैसे मैंने बताया कि माप की इकाई हमने लिखा करोड़ में। जनसंख्या को हम किस में गिन रहे हैं, किलोग्राम में गिनेंगे, किलोग्राम में गिनेंगे कि मीटर में गिनेंगे, उनको हम गिनेंगे संख्या में। तो करोड़ में हमने उसको लिख डाला, स्रोत लिख दिया हमने। ठीक है, ये आंकड़े जो मेरे पास आए ये 2011 के सेंसस के हैं, जनसंख्या के आंकड़े हैं भारत सरकार के। और टिप्पणी में लिख दिया कि संख्याओं को हमने निम्नतम पूर्णांक में बदल दिया है, जैसे मैंने पहले यहां पर उदाहरण के द्वारा बतलाया था। तो आज मैंने आपको क्या बतलाया, आज मैंने आपको बतलाया कि आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण का टॉपिक है। ठीक है, पूरा पाठ है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। उसमें आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के 3 तरीके बतलाए गए हैं। पहला तरीका तो यह है कि पाठ्य विषय या वर्णनात्मक प्रस्तुतिकरण। दूसरा तरीका है सारणियन या सारणी के द्वारा प्रस्तुतिकरण। और तीसरा तरीका है आलेखीय प्रस्तुतिकरण, अर्थात रेखा चित्रों के द्वारा, डायग्राम के द्वारा क्या करना है, आंकड़ों को प्रस्तुत करना है। तो आज हमने 2 तरीकों को बतलाया, एक इसको बतलाया, ठीक है जी, और आंकड़ों का सारणियन कैसे करना है, किसे कहते हैं, ये सारी चीजें हम पहले बता चुके हैं। आज हमने इसमें बताया कि सारणी के अंग कौन कौन से होते हैं, मतलब एक अच्छी सारणी के कौन कौन से अंग होने चाहिए। ठीक है जी, तो ये 8 आपने याद करने हैं, और कहां कहां इसको लिखा जाता है सारणी के अंदर। ठीक है, ये चीजें हमने आपको बतलाई। तो आई होप ये वाला टॉपिक जो है आपकी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।